आसिफ जरदारी, हमजा शहबाज और लंदन में बानी MQM की गिरफ्तारियां अमल में आई। दूसरी जानिब कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ ने अपना पहला मालियाती बजट पेश किया, जिसे ऑपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया। बाद अज़ां वज़ीर आज़म इमरान खान ने रात गए 12 बजे टू बी एग्जैक्ट कौम से खिताब किया, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अब तक उन पर मुल्क को बहरान से निकालने का दबाव था, लेकिन अब वो मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने पिछली हुकूमतों से मुतालिक क्या कहा कि उन्होंने कितने पैसे लिए, कहां गए वो पैसे, आइए सुनते हैं। साल में क्या हुआ इस मुल्क में जो 6,000 से 30,000 पे कर्जा चला गया। ये मुकमुका हुआ था, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं थी, चार्टर ऑफ करप्शन था। दोनों को पता था किसी ने पकड़े नहीं जाना, दोनों ने खुल के करप्शन की। मेरे से 3 एम्बेसडर्स ने पूछा कि जी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये आपके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, स्टेबिलिटी नहीं है आपके मुल्क में, वो इन्वेस्ट कैसे करें, जरा ये इसको कैसे ठीक करें। इनको नहीं फिक्र थी, और मैं आज आपको बताता हूं इनको क्यों फिक्र नहीं थी। इनके पैसे बाहर पड़े हैं। वज़ीर आज़म ने कमीशन बनाने का ऐलान किया। किस किस्म का कमीशन बनाने जा रहे हैं और ब्लैकमेल करने वालों को इमरान खान ने क्या पैगाम दिया, आइए सुनते हैं। ये मैं हाई पार्ट कमीशन बना रहा हूं। ये हाई पार्ट कमीशन के अंदर FIA होगी, IB होगी, ISI होगी, FBR होगी, SECP होगी। सारे वो गवर्नमेंट के इदारे होंगे जो कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इन्होंने इस मुल्क को इस दलदल में कैसे फंसाया है जिससे हम निकाल रहे हैं उस मुल्क को। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज़ है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। ये मेरा अपनी कौम से वादा है। ऑपोजिशन ने इमरान खान की रात गए तकरीर पर खूब तनकीद की है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आला इख्तियाराती कमीशन की तजवीज़ को ऑपोजिशन को धमकाने की कोशिश करार दिया है और कहा कि एक नहीं 10 इंक्वायरी कमीशन बनाए, हमारे पास एक रुपए का हिसाब है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि वज़ीर आज़म ने आधी रात को खौफ के मारे अवाम से खिताब किया, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने भी रात गए वज़ीर आज़म की तकरीर को ज़हनी दबाव करार दिया। इसी सारे मामले पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, वज़ीर आज़म का रात 12 बजे कौम से खिताब, 10 सालों में लिए गए कर्जे की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान, ऑपोजिशन की रात देर से खिताब पर तनकीद, वज़ीर आज़म की रात 12 बजे खिताब की वजह क्या है। ओपन ऑप्शन सलीम साफ़ी साहब की तरफ सबसे पहले जाएंगे। साफ़ी साहब, ये खिताब बहुत डिबेटेबल है, स्क्रिप्टेड नहीं था। वज़ीर आज़म का खिताब काफ़ी तवील था, एडिट बहुत अजीब तरीके से किया गया था इसको, फिर एक वक्त उसका बताया गया 9:15, लेकिन बहुत एक ख़तरनाक वक्त है रात के 12 बजे, उस वक्त ये खिताब किया गया। क्या वजह है इसकी आपके ख्याल में? एक तो सच्ची बात ये कि वैसे तो काफ़ी अरसे से हम इस मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में तशवीश में मुब्तला है, लेकिन रात को सचमुच वो मेरी तशवीश और भी बढ़ गई कि ये किस तरह के लोगों के हाथ में ये मुल्क दे दिया गया है। अब पहली बात तो ये है कि ये कैसी हुकूमत है। इनका अभी तक एक नुकाती एजेंडा है जिस पे अमलन ये हुकूमत काम कर रही है कि जरदारी और नवाज शरीफ के मामलात को टटोले और कुरे दे। अब साल गुजरने के बाद अगर इमरान खान साहब और उसकी हुकूमत ने ये काम भी नहीं किया है कि नवाज शरीफ और जरदारी की मुबैना चोरों का हिसाब की मालूमात करे, तो और इन्होंने क्या किया है। दूसरी बात, ये क्या पागलपन है, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किस चीज़ के लिए कमीशन बना रहा है। ये हर साल आपके बजट डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता कि ये कर्जा आया था और यहाँ पे खर्च हुआ है। तीसरी बात कि अपने मातहत कोई कमीशन बनाता है, तुम्हें कमीशन बनाने की क्या ज़रूरत है। ये सारे इदारे तुम्हारे मातहत है, जिस वक्त चाहो उनसे जिस तरह के तहकीकात करो कि एक साल में क्यों नहीं किया, आइंदा क्यों कमीशन का ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। फिर चौथी बात, जो जरदारी ने कर्ज़े लिए और ख़र्च किए हैं तो इसी हफीज़ शेख के हाथों खर्च किए हैं। ये शाह महमूद कुरैशी उनके साथ था, ये फिरदौसा शिकवान उनके साथ थी। नवाज शरीफ ने कुछ किया है तो ये खसरो बख्तियार उनके साथ था, ये जाम यूसुफ जो था जाम कमाल उनके साथ था। तो किसी वक्त उनको बिठाएं, वो आपको बता देंगे कि यार किस तरह लिए थे और किस तरह खर्च किए थे, कहाँ कहाँ चोरी की है। एक तो ये मुझे हैरत हुई कि इसके लिए कमीशन बनाना, ये ड्रामा करना। फिर दूसरी बात कि इस हुकूमत में जिस काम के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट और वज़ीर मुशीर रखे गए हैं
वो इंफॉर्मेशन और मीडिया है। जी। उन सब के होते हुए जिस चीज़ पे हुकूमत की सबसे ज़्यादा तवज्जो है, ये शर्मनाक चीज़ें कि 3 मरतबा तकरीर का टाइम वो चेंज किया गया, फिर तकरीर में कभी इधर एडिट होता है कभी उधर एडिट होता है। ये तो इस मुल्क के साथ क्यूरियोसिटी भी बहुत बड़ी, कहीं पे अगर आवाज म्यूट हो गई तो हम सोचते ही रह गए कि बात क्या थी आखिर। साफी साहब ठीक, हसन साहब की तरफ जाएंगे। सिर्फ वो नहीं कि वजीर आजम की अगर एक तकरीर सही तरीके से ये हुकूमत नहीं कर सकती तो बाकी मुल्क का क्या कर रहा होगा। और तकरीर भी क्या थी, ये तो हमारे अरशाद भट्टी साहब रोजाना इससे अच्छी तकरीर करते हैं। यही चीजें तो परेशान कौन वक्त है आप समझते हैं? ठीक है, इस वक्त हसन निसार साहब लगता था कलाम आगे जाएंगे। ठीक है इमरान खान है। हसन निसार साहब, वैसे ये तो मुतालबा किया जाता रहा है कि माजी में हुकूमतों ने किस तरीके से कर्जे लिए, वो कहाँ इस्तेमाल हुए, इस पे कमीशन बनना आपके ख्याल में, जिस तरह साफी साहब कह रहे हैं कि इसकी नहीं है ज़रूरत, या ये वक्त की ज़रूरत है कि इसका भी पता चले? नहीं, मेरा ख्याल है कि इट्स अ वंडरफुल आइडिया। ISI भी अगर वजीर आजम के मातहत है तो मेरे तो इल्म में इजाफा हुआ है इससे। बहरहाल देखो, ये आपका सवाल का मैं जवाब दूंगा। 12 बजे वाली बात आपने की है तो उसका जवाब तो आप वजीर आजम से लें कि ये टिप उसको किसने दी थी। इंक्वायरी कमीशन का देखो आइडिया बहुत ज़बरदस्त है। कल हमजा पकड़ा गया, मेरा दामन साफ है, मेरे हाथ साफ है, नवाज शरीफ का भी दामन साफ, अच्छा शहबाज शरीफ का भी साफ, एक धिल्ले की करप्शन, आसिफ जरदारी साहब का भी साफ। वो दामन सिर्फ मेरा ही मैला है, खजाना भी साफ, इनके हाथ भी साफ, दामन भी साफ। कमाल है यार, मैं बैत कर लूं जाके इनके हाथों पे। वो हिंदी का एक मुहावरा है, मुहावरा कि सारे कुत्ते कांशी गए तो हांडी किसने चाटी। इस मुल्क को किन वजूहात, किन हालात ने यहां तक पहुंचाया। मैं शख्सियात की बात नहीं कर रहा, ये कमीशन डिटर्मिन करे, वंस फॉर ऑल इसका फैसला होना चाहिए। वो परों पे पानी नहीं पड़ने देते। मैं कांप जाता हूं बाज़-औक़ात कि मैं इनको करप्ट समझता हूं। आई हैव रीजंस। ठीक है, बंदा साबित कर सके ना कर सके, आप मुझे तन्हाई में गाली दो तो मैं कैसे साबित करूंगा। हालात बता रहे हैं, जैसे मिनहाजुल कुरान वाली लाशें बता रही हैं कि कातिल है कोई। इस मुल्क को जहां पहुंचा दिया गया है, हु इज रिस्पॉन्सिबल। ये तो मेरा दामन। वो तेरी हजारों गुना इनकम बढ़ गई, वो टटपूंजी हो, होल टाइम पॉलिटिशियंस हो तुम, कारोबार तुम करते नहीं। सारे मुल्क की बरकत, ये जो करोड़ों बंदा पॉवर्टी लाइन पे बैठा है, किसने पहुंचाया इसको यहां? सारे मुल्क की बरकत सिमट के 3 खानदानों में। इसका फैसला करो कि हुआ क्या है, बहुत जरूरी है, वरना मैं घर बैठा गुनाहगार हूं। मुझे ये चोर और डाकू और लुटेरे लगते हैं, आई एम कन्विंस्ड। मैं माफी मांगू इनसे, मुझे बेगुनाह को गुनाहगार कैसे कर रहे हो भाई। मैं मुल्क के हालात देखता हूं तो मैं कहता हूं कि नहीं, यही खेलते रहे। ये जो वजीर आजम ने लफ्ज इस्तेमाल किया तो मैं चंद दिन पहले लिखा है, ये मीसाके जमहूरियत नहीं, ये चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहे। छितर खाने के बाद इनको समझ आई। एंड आई हैड प्रेडिक्टेड, मेरे 20 कॉलम है कि ये जो आज लड़ रहे हैं इस बुरी तरह, मैं तो बड़ी और जबान इस्तेमाल करता था, ये कल एक ट्रक पे खड़े होके फैन भाई बन के रेस्टोरेशन फॉर डेमोक्रेसी तहरीक चलाएंगे। 20 कॉलम है रिकॉर्ड पे। उस जमाने में जब ये वर्किंग रिलेशनशिप हकानी साहब किया करते थे, सजेस्ट के इनका कोई होना चाहिए। बिल्कुल बहुत आला आइडिया, इस पे काम हो। ना इमरान सच्चा है, ना मैं सच्चा हूं, ना आप सच्चे हो, सारा मुल्क झूठा है। वो फैसला करो इसका। चोर है तो इनकी चमड़ियां उतारो, नहीं तो इनसे माफियां मांगो। तो पता तो लगे मुल्क यहां तक कैसे पहुंचा। मजाक है, ये परचून की दुकान है पाकिस्तान, कंगाल कर दिया आपने। उसके साथ आज तो मेरा भी एक लिख ले जी, एक मेरा भी लिख ले हसन साहब के इंतहाई एहतराम के साथ कि 2-3 साल बाद यही इमरान खान इन्हीं लोगों के साथ एक कंटेनर पे खड़ा होगा। 2-3 साल बाद, और आज से 2-3 साल बाद हसन निसार साहब उनके बारे में यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होंगे जो नवाज शरीफ और जरदारी के बारे में
बिल्कुल ये जो है ना खड़ा हसन साहब, होता रहे, फैसला करो इंशाअल्लाह। क्या होगा। कंटेनर पे तो इकट्ठे होंगे तो नहीं होंगे, कुछ भी ना हो। मेरे दिल पे नवाज शरीफ और बोझ है। जरदारी के साथ के कौन सा चोर है जो इस वक्त इमरान खान के साथ नहीं है? हमारे दामन साहब, हाथ ये साहब, जो कल उनके लिए तकरीर लिख रहे थे, ये सारे नवाज शरीफ और जरदारी के मीडिया मैनेजर नहीं थे? वही लूट मार करने वाले, वही कमिशनें लेने वाले, यही सब भाई साहब उनकी भी नौबत आ जाएगी। एक रवायत तो चलने दें। किधर आएगी सर? एक रिवायत पढ़ने दें। वही लॉबियस्ट है, वही उसका है, वो भी ये हो, कर एक सकते। मूवी एक है, साल वो गुजर देखिए। के इन्होंने क्या तीर मार दिया? नॉवल है एक, द एक ट्रैप। साल में क्या तीर मार दिया इसने? ये फिर उस जाल में वैसे बंदा तो खुद जरदारी फंसता को है। नवाज शरीफ में भी जेल में रिवायत डाला था और बनने दें। इमरान खान अभी नहीं आया था कि नवाज शरीफ जेल में था। ठीक, हसन साहब कह रहे हैं कि अच्छा आइडिया है ये कमीशन बनाने का, चलिए, आप बेहतरीन रोक लें, आइडिया है, कमीशन रिवायत बनता है पढ़नी तो। चाहिए। न्याजी साहब की तरफ जाएंगे। ठीक, न्याजी साहब, ये एहतसाब जरूरी है उन अफराद का जिन्होंने मुल्क को इस नहज के ऊपर पहुंचाया है। पहली बात तो यह है कि मैं अपने बहुत ही मोहतरम भाई हसन निसार साहब की गोशगुजार कर दूं कि 1 साल 3 महीने पहले चेरिंग क्रॉस लाहौर में जरदारी साहब, इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब एक ही कंटेनर पे इकट्ठे थे। उसके बाद में सेनेट का इलेक्शन भी हुआ, वहां पे भी नारे इकट्ठे लगाए थे कि एक जरदारी साहब पे बारी सेनेट में। तो इसलिए हसन साहब आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, उसमें थोड़ा इजाफा कर दें जो सलीम साफी साहब ने भी किया और मैंने भी थोड़ा तरह मिसाल लगाई कि ये जो है ये जो इकट्ठा होना है, ये उसके बाद ये भी उनकी ज़रूरत बन जाएगी। और ऑन एंड ऑफ मैंने बेनज़ीर साहब इमरान खान साहब को इकट्ठे पे देखा है, मैंने नवाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब के साथ इकट्ठे बैठे देखा है, मैंने बेनज़ीर को नवाज शरीफ को इकट्ठे बैठे देखा है, मैंने PNA के अंदर मूवमेंट चली है जिसमें MRD बाद में बनी PNA की इकट्ठे तो आप भी थे। 7 जमाते फिर बेनज़ीर के साथ इकट्ठे तो आप भी थे। मैं कल रात पे आ जाना जी न्याय जी साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि मैं भी था, हम वो सारे इकट्ठे। तो इसलिए इस पाकिस्तान के अंदर मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मेरी तो गुजारिश तो भी फिर- नवाज शरीफ वगैरह ये है कि खुदा के वास्ते जब इमरान खान पे ये कड़ा वक्त आए तो आप उसके खिलाफ ना काम करें, आप उसको कॉर्नर ना करें। बहुत टाइम होगा पाकिस्तान को बचाने का। कल वो जो तकरीर करते रहे हैं और जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि मुझे इक़्तिदार से निकाल दो, चाहे गोली मार दो, चाहे मैं जान चली जाए, जी, वो नवाज शरीफ को उसमें जरदारी भी को आते नहीं हैं कह रहे साहब, थे, ठीक वो है। एक मलफूफ पैगाम वो दे रहे थे। खदशा लेकिन क्यों मैं जाहिर आपको किया बताऊं, उन्होंने, ये मैं आप थोड़ी सी तो हम बात भट्टी सुन साहब लें। से पूछेंगे आगे जाके, ठीक। बात सुन लें। तो रात की तकरीर जो थी ये पाकिस्तान की तारीख का एक इससे बड़ा शगुफा अजूबा नहीं था। 9:30 बजे की तकरीर, 9:30 की, 10, 10:30, 12 बजे बगैर अनाउंसमेंट की आई। ये वाहिद तकरीर थी जिसमें पाकिस्तान पाइंदाबाद में खत्म नहीं हुआ, यकदम एब्रप्टली वजीर आजम ने खत्म कर दिया। मैं उसमें भी अभी नहीं जाता हूं कि जो मजहब के साथ इन्होंने वहां पे वो edit ही इस तरह तारीख हुआ को था। तारीख हो डिस्टॉर्ट सकता है कहा मैं उसमें नहीं जाता हूं कि हमारी तारीख को इन्होंने डिस्टॉर्ट किया। मैं सिर्फ इनके कमीशन के ऊपर जाता हूं जो आपका सवाल है। ये कमीशन जो है वो जरूर बनाए। इस मुल्क को जिससे लूटे, मैं आपके साथ हूं, आपका सवाल भी यही था, उसको कैफे किरदार तक पहुंचा देना चाहिए। ठीक। इस मुल्क के साथ जिससे भी वारदात की है हिम्मत करे और मुशर्रफ को लेके आए पाकिस्तान में। क्या चीज माने है मुशर्रफ यही, को ठीक लाने है। में? क्यों नहीं उसका नाम मुंह से आया जब इसहाक डार का नाम लिया ठीक जा रहा है था? साहब, यही अरे सवाल आज लेके हम नहीं, भट्टी साहब की तरफ बात जाते हैं। है, भट्टी साहब, बात आपको पूरी देखें, ये सवाल जो है इसको अनअटेंडेड में नहीं जाने दूंगा। इस सवाल के अंदर बहुत कुछ है। इसके अंदर देखें ये मुल्क तबाही के दहाने पे है। पहली दफा वजीर आजम की तकरीर को म्यूट किया गया और आज तक नहीं पता चला क्यों म्यूट किया गया। बड़ी जो है उसमें तकरीर थी। अब थोड़ी सी सुन ले बात कि लोन की बात करते हैं, उनका भी कमीशन बने। 10 महीने में कर्जे दुगने हो चुके हैं। अब जो वजीर आजम हाउस का जो खर्चा है वो बढ़ चुका है। प्रेसिडेंट हाउस के अंदर 18 करोड़ बढ़ा है। झूठ का पलंदा थी तकरीर। PML के वक्त में 5 साल में 11,000 बिलियन के कर्जे लिए गए और ये झूठ बोलते हैं। क्यों नहीं सच बताएंगे अपनी रिपोर्ट में? बजट के ऊपर पूरा सवाल है न्यायी साहब, आगे भट्टी साहब की तरफ आपका पॉइंट लेके जाने दें हमें। कमीशन के हवाले से बात कर रहा हूं। PPP के वक्त में 6,000, 10 महीनों के अंदर 5,000 बिलियन के कर्जे लिए। एक फिक्र और ऐड करने दे, एक्सटर्नल डेट जो है PPP के वक्त में 14.7 बिलियन, नवाज शरीफ के वक्त में आखिर में तो पहुंचते हुए 34.4 बिलियन हो गए और फर्स्ट 9 मंथ्स में 10.6 बिलियन का एक्सटर्नल डेट का इजाफा हुआ है। ये लोगों को न्याय क्या साहब जाने फर्क जाना है, लेकिन आप उसके कह रहे बाद हैं कमीशन देखें, जरूर बनना चाहिए, लेकिन जो सवाल आपने GDP उठाया वो भट्टी साहब से पूछेंगे। भट्टी साहब, एक फिक्र प्लीज मुझे कहने दे, एक फिक्र। जी। डेट टू GDP रेशियो जो थी वो PP के वक्त में 27% थी, PML के वक्त में 33% थी।
5% बढ़ी है 10 महीने के अंदर। क्या बातें करते हैं कि हमने क्या किया है? कौम को 22 करोड़ लोगों के साथ आप झूठ बोलते हो और दिन दहाड़े बोलते हो, और उसके बाद आप भट्टी साहब, सन्यासी साहब कह रहे हैं, पहले तो आप बताएं कि जो म्यूट हुआ वो आप, ठीक है, ठीक है, म्यूट शो हुआ उस पे हमें वो शक और शुबा करना चाहिए जिस तरह न्याजी साहब भी इजहार करें, दिन को दूसरे न्याजी की, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वही तो मसला है सारा। न्याजी साहब, भट्टी साहब, आपके ख्याल में 10 साल पहले की बात क्यों, मुशर्रफ के दौर से कुछ साल पीछे चले जाते, वहां से आगाज कर लेते इस एहतसाब की बात का? बिल्कुल मैं इस हक में हूँ कि मुशर्रफ साहब का, जब हम इसहाक डार साहब की बात करते हैं तो मुशर्रफ साहब को भी अल्लाह उनको सेहत दे, उनको भी सेहत दे, नवाज शरीफ साहब को भी सेहत दे, जरदारी साहब को भी सेहत दे, उनको भी लाना चाहिए, उनको भी पेश होना चाहिए। और आज कल अदालत ने उनके दिफा का हक ख़त्म कर दिया गया, तो अब वो दिन ब दिन मुश्किल में होंगे और कोई नहीं बचेगा, जो हसन साहब कह रहे हैं। बाकी जो सवाल है कि आप तकरीर क्यों, सुना जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने असम्बली से निकलते हुए कह दिया था मैं तकरीर करूंगा, फिर मीटिंग्स आ गई, फिर ये कर्जा ऑडिट पे उन्होंने मुशावरत की, फिर 9 बजे करेंगे, 10 बजे करेंगे, फिर 12 बजे तक मामला जा पहुंचा। मगर मुझे समझ नहीं आती कि 12 बजे पर तो एतराज़ एक ख़ास तबका करता है, ख़ास मकतबा वो कम्युनिटी करती है, तो इसमें कौन कौन लोग हैं वो जो 12 बजे पे एतराज़ करने वाले? दूसरी बात ये कि क्या हिस्ट्री आईनी तौर पर आप चुप कर जाए ना, चुप कर जाए, 1 मिनट चुप कर जाए, ब्रेक लगाएं थोड़ा सा। मैंने भी आज आपका लिखी हुई सारा कुछ सुना है, आप भी सुन लें थोड़ा सा। दूसरी बात ये कि क्या कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर ये ठीक नहीं है 12 बजे तकरीर करना? कि आइन में लिखा हुआ है कि 12 से पहले तकरीर नहीं होती और 12 के बाद तकरीर नहीं होती। क्या इतनी देर से वजीर आज़म तकरीर करके अपोजिशन के आराम में मुखल हुए हैं? या और क्या रात को अपोजिशन को, वजीर आज़म को देखना उनको डर लगता है तो ट्यूबलाइट जला लेते, बल्ब जला के देख लेते, या सुबह जाके सुन लेते, ना देखते, उनके पास रिमोट कंट्रोल था, बंद कर देते। दूसरी बात है, हसन निसार साहब ने बिल्कुल सही कहा है, खजाना भी साफ है, दामन भी साफ है, मुल्क चलाने वाले अमीर हो गए, वो जो मुल्क गरीब हो गया। इस मुल्क की बदकिस्मती देखिए कि आला हजरत जरदारी साहब और आला हजरत नवाज शरीफ साहब के साथ इमरान खान को नत्थी किया जाता है। इससे बड़ी इस मुल्क की बदकिस्मती क्या होगी? नत्थी क्यों किया जाता है कि उनके साथ खुसरू बख्तियार हैं? नत्थी क्यों किया जाता है उनके साथ फिरदौस आशिक अवान है? नत्थी क्यों किया जाता है उनके साथ आजम सवाती है? और खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, इनकी नस्लें संवर गईं। ये पेंट हाउस बैरी कजाक हैं, ये सरे महल मेट के बुकर गए। यानी आप इस मुल्क की बदकिस्मती, कल हुसैन नवाज बजट पे तबसरे फरमा रहा था, वो अदालती मफरूर, वो बजट पे तबसरे फरमा रहा था। मरियम बिलावल को गरीब से परवाह हो गई है। इस मुल्क की बदकिस्मती, अखलाकियात। जरदारी अपना दिफा नहीं कर सका, नवाज शरीफ अपने दिफा नहीं कर सका, दिफा हो रहे हैं उनके। यानी इस मुल्क का कोई वकील नहीं है, इस अवाम का 22 करोड़ का कोई वकील नहीं है। यही रह गए अलंबरदार, 7 नस्लों से हमें खा रहे हैं, ज्यों के हमारे सर पे मुसल्लत हुई, इन्होंने खून चूस लिया हमारा, और इन पे जीडीपी और शरह नमू और फलाना करके इमरान खान को जरदारी और नवाज शरीफ से नत्थी किया जा रहा है। खुदा का खौफ करे, खुदा का खौफ करे। यानी अब कमीशन बनना चाहिए, ये जरूर बनना चाहिए। 2018 में जरदारी के साथ मैंने नत्थी किया था, होना चाहिए। किसे नत्थी किया था? ऐसे लोगों का आंखों में धूल झोंकी जा रही है। एक बोला है कि ऑडिट कमिशन का असल मकसद यही मसला है। मैं तो कह दूं कराएं और सबका कराएं, जितने चोर बैठे हैं सबका कराएं। जिसको करें पकड़े जाके 10 महीने के अंदर। ये लोन की बात कर रहे हैं ना, और लोन कहां तक पहुंचा दिया पाकिस्तान का? आप लोग यार बात करते हो लोगों को। ठीक है भट्टी साहब, आगे बढ़ने दें। अगला सवाल ये रखे कि इमरान खान के दिफा में इमरान खान की तकरीर अच्छी थी या भट्टी साहब की तकरीर अच्छी थी? और न्याजी साहब, मौलाना फजल रहमान, सलीम साफी साहब, किसका अच्छा था? इतना ख्याल है। ये है नाज़रीन वो जो ठीक है, बस ठीक है भट्टी साहब। जैसे कि ये नवाज शरीफ के दिफा हो रहे हैं, ये जरदारी साहब के दिफा हो रहे हैं, मुल्क के दिफा नहीं हो रहे हैं, आप हक़ाइक़ बताए जा रहे हैं। कल रात इसी चेहरे लाहौर में आगे बढ़ने दें हमें। मार्च 2018 में इकट्ठे बैठे थे, फरमा रहे हैं। उस किस इकट्ठे हुए थे?
अब एक कहते बजे हैं के ये मैं बाद हम न्यूज़ कट्ठा में नहीं थे इसका बीप पीपल्स सुना, पार्टी रात के साथ वाला कौन इन्होंने कुछ और अंग्रेजी कहा था बनाता तकरीर के बारे 2018 में। में हाँ हाँ नहीं वो तो तकरीर का चले शहजाद इकबाल साहब, आप शहजाद इकबाल साहब एक प्रोग्राम होस्ट करते हैं, आपको गाड़ियों का भी बनाया जो शहजाद साहब आपको ये बात अजीब नहीं लगी कि वजीर आजम साहब रात के 12 बजे उन्होंने खिताब किया, आपकी इस पर राय क्या है? इकोनॉमी से रिलेटेड भी हम आपसे एक सवाल इसके अंदर करेंगे, आप पहले इसके ऊपर कमेंट कर दें। जी मैं तो ये कह रहा था, इतनी अच्छी फिल्म चल रही थी, मुझे आप लाकर ऐसा लग रहा है कि बीच में इंटरवल ले रही है, चलने देती, अच्छा मजा आ रहा था माहौल बेहतर करने के लिए। चलो अभी निकल जाए हमें टाइम दे दे, निकल जाए दरमियान से निकल जाए, ऐसे ही मजा खराब कर रहे हैं। चले जाए नहीं, हमें पॉपकॉर्न जरूर दिया करें, अफसा हमारे लिए तो रखा करें, होना चाहिए वैसे। आज तो 2-3 दिन हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ, तमाम भड़ास भट्टी साहब और न्याय साहब निकाल रहे हैं। शहजाद साहब आप कमेंट करें। सही है, ये जो 12 बजे वाली तनकीद है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही है तनकीद की वजह क्या है। इमरान खान है कोई सिंड्रेला थोड़ी है कि 12 बजे के बाद बात नहीं कर सकते या घर से नहीं निकल सकते। ठीक है, ताखीर हो गई, एडिटिंग में ताखीर हो गई या कंटेंट में ताखीर हुई होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तकरीर 11 बजे होती, 12 बजे होती, मेरे ख्याल से ये तनकीद तो हमने तो बात ही नहीं की। दूसरा इशू जो ये है कि इस तरह का कमीशन बनाना, बिल्कुल बनाए कमीशन और तहकीकात होनी चाहिए, इसका कोई शक व शुबा नहीं है। हम तो सब बैठे हुए यहाँ पे, हमें पता है मुल्क के माशी हालात अच्छे नहीं है और ये मुल्क के माशी हालात पिछले 8-9 महीने में खराब नहीं हुए, इसको सालों लगे खराब करने में। तो आप बिल्कुल तहकीकात करें, कर्जा बड़ा है 6000 से 15,000 मुमकिन है शहजाद साहब, क्योंकि इकोनॉमी पे गहरी नजर आप रखते हैं, आप समझते हैं कि कर्जा कहाँ गया, जो लिया गया था कितना लिया गया, ये प्रूव हो सकता है? मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ कि पीएमएलएन के दौर में पीएमएलएन कहती है कि कर्जा हमने 15,000 से बढ़ा के 24,000 किए, तहरीक इंसाफ कहती है नहीं, इन्होंने कर्जा बढ़ा के 15,000 से 30,000 किया है। ये दोनों बातों में फर्क इसलिए है क्योंकि पीएमएलएन बात करती है कि कर्जे की फिगर 24,000 है, पीटीआई कहती है कि जो डेट एंड लाइबिलिटी है उसमें लाइबिलिटी भी अगर आप ऐड कर दें तो तकरीबन 30,000 बनता है। तो दोनों की डेफिनेशन का एक तो ये फर्क है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कर्जा लिया गया वो अगर मुल्क में नहीं लगा तो क्या सारा पैसा लूट लिया गया है? मेरे ख्याल से ये बात गलत है। इसमें से करप्शन होती है पाकिस्तान में, हम में से हर कोई इत्तेफाक करेगा करप्शन होती है, मिस गवर्नेंस है, मिस मैनेजमेंट है पैसे की, बिल्कुल है, इसमें सब इत्तेफाक करेंगे। देखिए कि ये कर्जा लिया क्यों जाता है, ये कर्जा लिया इसलिए जाता है कि जो पिछली हुकूमत कर्जा लेके गई होती है वो आपने उतारना होता है। मिसाल के तौर पर ये बिल्कुल ठीक बात है कि इस साल जो कर्जा लिया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से वो 5,200 अरब रुपए का है। अब वो क्यों लिया गया है? क्या 5,200 अरब से हमने डैम बना लिए, क्या हमने सड़कें बना ली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 3,000 रुपए हमने अगले साल सिर्फ सूद पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है जो कर्जा हमने लिया गया है। प्रिंसिपल अमाउंट और कर्जा जो पे करना है वो 3,000 अरब का है। और यही होता है, नून लीग आती है कहती है पीपल्स पार्टी कर्जा लेके गई, उसका सूद हमें देना पड़ता है। जो कर्जा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लिया है उसका सूद जो है वो पीटीआई को अदा करना पड़ेगा। दूसरा आप ये देखिए कि कहां पे जरूरत पड़ती है कर्जा लेने की। इस वक्त हमारा इस साल जो अभी कल बजट पेश किया गया उसमें जो खसारा होगा वो 3,100 अरब का होगा। ये खसारा कहां से पूरा होगा? आसमान से तो पैसा आना नहीं है, आपको कर्जा लेना पड़ेगा, या मकामी जराए से कर्जा लेंगे या बैरूनी जराए से कर्जा लेंगे। तो ये कर्जा दो वजूहात पे लिया जाता है, या तो आपने पिछला कर्जा उतारना है और आपका खसारा इतना ज्यादा है कि उसको पूरा करने के लिए आपको उतारना पड़ेगा। आपको पता है ये फिगर बार बार दिया जाता है कि आप डेट सर्विसिंग का फिगर ऐड कर लें, उसमें आप जो बजट डिफेंस हुआ ऐड कर लें और साथ में आप डेवलपमेंट का ऐड कर लें, पीछे कुछ बचता ही नहीं दूसरा खर्चा करने के लिए। लेकिन ये कहना कि जो सारा कर्जा लिया गया वो जाया हो गया क्योंकि वो चोरी हो गया, ऐसा नहीं है। जो सारा नहीं कहा जा सकता आपके ख्याल में? ठीक, बिल्कुल शहजाद साहब का पॉइंट आ गया। बेनजीर की तरफ जाएंगे आगे। बेनजीर, आपने ओवरऑल कैसे देखा वजीर आजम के इस खिताब को? उसके मुख्तलिफ निकात में एक उन्होंने ब्लैकमेल करने का भी जिक्र किया कि मुझे ब्लैकमेल करने की कि हुकूमत गिरा देंगे। ये बात कहने की उनको नौबत क्यों पेश आई? ऑपोजिशन इस पोजीशन में आपको लगता है कि वो ब्लैकमेल कर रही है सीरियस लेवल पे? अब सर जहाँ तक इंक्वायरी कमीशन की बात है, अगर आपने इंक्वायरी कमीशन बनानी है तो फिर नैब को आप बंद करें। नैब की क्या ज़रूरत है आपको? नैब भी यही काम कर रही है, इंक्वायरी कमीशन ने भी ये काम करना है। नैब के जिसके 3,000 अफसरान हैं उसका आपने बजट बढ़ा दिया 2 अरब से, इस बजट में 4 अरब से ज़्यादा उनका बजट कर दिया। तो फिर नैब की आपको ज़रूरत क्या है? नैब को बंद करें, ये 4 अरब रुपए कहीं और इस्तेमाल कर लें। अगर आपने इंक्वायरी कमीशन बनाना है वो भी करप्शन के खिलाफ। जहाँ तक ये जो डिबेट हो रही है कि 12 बजे उन्होंने क्यों किया या 12 बजे से पहले क्यों नहीं किया, मेरे ख्याल से मसला ये नहीं था। खिताब का जो सबसे बड़ा मसला था वो खिताब ही था। जो खिताब में उन्होंने कहा सबसे बड़ा इशू तो ये था, क्योंकि मुझे अभी तक वज़ीर आज़म की जो स्पीच है ना वो रट गई है।
मुझे पता है कि उन्होंने कैसे शुरू करनी है और उन्होंने कैसे ख़त्म करनी है। उन्होंने चोर, डाकू, करप्ट लोगों, माफिया से शुरू करनी है और उसी पर ख़त्म करनी है। इशू चाहे जो भी हो, बजट हो चाहे जो भी हो, वो इसी तरह शुरू करते हैं और वो इसी तरह ख़त्म करते हैं। तो इशू ये है कि आप बार बार ऑपोजिशन की तरह, एक आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप नेशन से खिताब कर रहे हैं और आप ऑपोजिशन की तरह बात कर रहे हैं। देखिए मेरा ख्याल है उन्होंने 12 बजे शायद या 9 बजे या 10 बजे जब भी वो देना चाहते थे स्पीच, उन्होंने शायद इसलिए सोचा वो दे दें ताकि वो कौम को कह दें कि देखें आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हम तो घबरा रहे थे थोड़ा सा बजट की स्पीच सुनने के बाद। मुझे इकोनॉमी के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, ना ही मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, लेकिन जिस चीज़ का मुझे समझ आ रही है वो ये है कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है सब चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। हमने खुद देखा है बिजली की, पेट्रोल की, चीनी की, खाने पीने की चीज़ों की। लेकिन अब क्या हुआ है बजट के बाद कि जो सैलरीड क्लास है, जिनको हर महीने तनख्वाह मिलती है, उनके ऊपर टैक्स भी बढ़ा दिया है। तो हमारी एक तो आमदन कम हो गई और बाकी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, तो हमारे लिए तो और मुश्किल हो गया। तो फिर मईशत की ग्रोथ कैसे होगी?